नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो मानव का श्वसन तंत्र था। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है वह क्या है। मानव शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते जो तरल रूप में बनते हैं, तरल अपशिष्ट, कौन से अपशिष्ट? तरल अपशिष्ट। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया होती है वो तो कहलाती है उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में जो जो अंग भाग लेते हैं वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो देखिए, जो मानव के उत्सर्जन तंत्र में है वो कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम देखें तो मुख्य जो उत्सर्जन तंत्र का जो भाग होता है वो होती है आपकी किडनियां, वृक्क, ठीक है, जो एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी वृक्क होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा भाग कौन सा आता है? एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां आती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां। तीसरा भाग कौन सा आता है? तीसरा भाग आता है मूत्राशय, मूत्राशय जो एक होता है। फिर चौथा भाग मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग। ये जो भाग होते हैं ये उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख्य भाग कौन से हैं? किडनियां होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मानव में ये जो उत्सर्जन तंत्र है या जो मुख्य जो उत्सर्जन अंग है वो वृक्क है, वो कहां पाए जाते हैं? ये अपने शरीर में अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं और उदर गुहा में, कहा? उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाए जाते हैं, ठीक है ना। आमाशय के नीचे होते हैं। आमाशय अपना जो होता है आहार नाल का भाग होता है। आहार नाल में आमाशय के नीचे उदर में, मतलब उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो वृक्क है ये कौन सा वृक्क है? ये बायां वृक्क है। और ये कौन सा है? ये दायां वृक्क है, ठीक है। तो दायां वृक्क जो होता है थोड़ा सा आगे होता है, मतलब थोड़ा नीचे या आगे कह सकते हो। और जो बायां वृक्क है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है। और इसमें दोनों वृक्कों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये अपन अंतःस्रावी तंत्र में अध्ययन करेंगे इस ग्रंथि का, ठीक है। ये एक ग्रंथि है जो एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ये जो उत्सर्जन तंत्र, इसमें इन वृक्कों की संरचना कैसी होती है, ठीक है। वृक्क की संरचना कैसी होती है थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो किडनियां होती है ये सेम के बीज के आकार की होती है। सेम एक फली होती है, एप्पल अलग होती है, ये सेम है। सेम का बीज होता है उसके बीज के मतलब आकार की होती है। आकार मतलब साइज वो नहीं होती, लेकिन शेप उसकी वही होती है, ठीक है ना। शेप से समझना, क्योंकि ये जो अभी सेम का जो बीज होता है वो इसके आकृति में ही होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आगे देखिए, ये जो किडनियां है इनका जो आकार होता है वो कितना होता है? लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर। इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। 11 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। ये तो होती है इनकी लंबाई। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। ये वाला भाग, ये चौड़ाई भाग कितनी है? 5 से 6 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये जो मोटाई होती है इनकी, मोटाई, इन किडनियों की मोटाई कितनी होती है?
मोटाई होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर की। 2.5 से 3 सेंटीमीटर की इनकी क्या होती है, मोटाई होती है दोस्तों। ठीक है, आगे इनका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 120 से 170 ग्राम का। द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान 120 से 170 ग्राम का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये तो इनकी बाह्य आकृति हो गई, मतलब बाह्य इसकी संरचना के लक्षण हो गए, किसके, वृक्कों के। फिर हम देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना में। इसके आंतरिक संरचना में दो भाग होते हैं। आंतरिक संरचना में क्या होता है, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में दो भाग है। नंबर एक होता है इसका मध्यांश या मेडुला, और नंबर दूसरा होता है वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग। ये दो भाग होते हैं। मध्यांश भाग जो बीच का भाग होता है वो होता है, और जो बाहर का भाग होता है वो होता है वल्कुट भाग। ठीक है, देखिए इन किडनियों में एक खांच पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कौन सी खांच, ये वाली खांच, ये वाली जो खांच है ये क्या कहलाती है, हाइलम कहलाती है। ठीक है, इस हाइलम वाले भाग में देखिए प्रवेश क्या क्या करता है, हाइलम वाले भाग में वृक्क धमनी और तंत्रिका प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है, वृक्क धमनी और तंत्रिका हाइलम वाले भाग में प्रवेश करती है। यहां पर एक तो वृक्क धमनी, ये वाली, ये वृक्क धमनी तो हाइलम वाले भाग में प्रवेश करती है, और एक इसकी जो तंत्रिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका आगे पढ़ेंगे अपन, वो प्रवेश करती है। ठीक है, और इससे जो बाहर निकलने वाली होती है वो क्या होती है, देखो एक तो मूत्र वाहिनियां होती है, एक लसिका वाहिनी होती है, और इसमें एक जो वृक्क शिरा होती है वो बाहर निकलती है। क्या निकलती है, वृक्कीय शिरा। देखो वृक्क धमनी में तो जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध मतलब जो अपशिष्ट यूरिया युक्त रक्त होता है वो तो इसमें प्रवेश करता है, शुद्ध होने के लिए जाता है ना, फिल्टर होने के लिए रक्त प्रवेश करता है वृक्क धमनी द्वारा। और जो वृक्कीय शिरा होती है वो वृक्कीय शिरा रक्त को क्या करती है, वापिस शरीर में शुद्ध रूप में भेजती है, मतलब यूरिया को अलग करके भेजने का कार्य कौन करती है, वृक्कीय शिरा करती है। ठीक है ना, ये वृक्कीय शिरा ये वापिस बाहर निकलती है और वृक्कीय धमनी इसमें प्रवेश करती है। कहां से, हाइलम वाले भाग से। अब हाइलम वाले भाग के आगे जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो होता है ये पेल्विस भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, पेल्विस भाग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो पेल्विस भाग होता है इसमें जो या इसको वृक्कीय श्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्कीय श्रोणी वाला भाग कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जैसे कभी स्टोन जम जाता है, व्यक्ति के शरीर में स्टोन मतलब पथरी जमती है, तो इन किडनियों में यहां जमती है पथरी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसमें बहुत सी संरचनाएं होती है, मतलब एक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन एक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो रक्त के निस्संदन का काम करती है। क्या काम करती है, मूत्र निर्माण का काम करती है और रक्त को छानने का काम करती है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनको वृक्काणु भी बोलते हैं। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, वृक्काणु, नेफ्रॉन, या इसको क्या बोलते हैं, वृक्काणु। आगे देखिए, ये तो हो गया अपने इस वृक्क की जो संरचना होती है। ठीक है, अब यहां से जो मूत्र वाहिनियां होती है वो मूत्र वाहिनियां कहां जाती है, ये मूत्र वाहिनियां जाती है मूत्राशय में। मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्राशय में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इस पर नियंत्रण होता है, और ये भरने के बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाएं मिलती है उसके दौरान इसमें संकुचन होता है और मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर त्यागा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, इसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसकी संरचना कैसी होती है और मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं
नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है? नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग होते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 होता है बोमेन संपुट और नंबर 2 होता है वृक्क नलिका। बोमेन संपुट और वृक्क नलिका। वृक्क नलिका के भी 3 भाग हो जाते हैं। एक होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, एक होती है हेल्ले लूप। ये 3 भाग हो जाते हैं नेफ्रॉन की संरचना। इसमें देखिए नेफ्रॉन की संरचना में एक भाग होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। दूसरा भाग होता है वृक्क नलिका। ये 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से। ये जो बोमेन संपुट होता है ये एक प्यालेनुमा संरचना है। इस प्रकार से, इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसके अंदर एक अभिवाही धमनी जाती है, एक आती है अपवाही धमनी। देखिए जो अभिवाही धमनी होती है, ये अभिवाही धमनी शुद्ध रक्त को लेके आती है, सॉरी अशुद्ध रक्त को लेके आती है अभिवाही धमनी। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त को लेके आती है और ये फिर इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी केशिका में बन जाती है। इस प्रकार केशिका गुच्छ बनाती है। क्या बनाती है? केशिका गुच्छ। ये केशिका गुच्छ जो होता है, केशिका गुच्छ, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसमें रक्त का निस्यंदन होता है, अर्थात रक्त का छनना होता है। रक्त कहां छनता है? ग्लोमेरुलस में छनता है। यहां रक्त छनने के बाद जो छन्नित्र होता है वो तो आ जाता है इस बोमेन संपुट की गुहा के अंदर। यहां आ जाता है सारा छन करके। निस्यंद क्या आ जाता है इसमें? निस्यंद आ जाता है। निस्यंद छन्नित्र कहते हैं जिसको, है ना? छन्नित्र। इस छन्नित्र में क्या होता है? इस छन्नित्र में ग्लूकोज, यूरिया, जल, है ना, खनिज लवण, आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और अनावश्यक पदार्थ भी होते हैं। और जो रक्त बचता है वो रक्त यहां से छन करके वापिस अपवाही धमनी में प्रवेश कर जाता है। अपवाही धमनी में प्रवेश कर जाता है। ये अपवाही धमनी आगे किससे मिल जाती है? ये अपवाही धमनी मिल जाती है वृक्कीय शिरा से। कहां मिल जाती है? वृक्कीय शिरा से। वृक्कीय शिरा, ठीक है ना? और इस वृक्कीय शिरा में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। और यहां पर जो अभिवाही धमनी होती है ये किससे रक्त को लेकर आती है? ये वृक्कीय धमनी से जुड़ी होती है। ये कहां से जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है वृक्क धमनी से जुड़ी होती है, ठीक है ना? वृक्क धमनी अभिवाही धमनी से वृक्क को कहां, इस रक्त को कहां भेजती है? रक्त को भेजती है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में रक्त छन जाता है। छनने के बाद अभिवाही धमनी द्वारा रक्त को वृक्कीय शिरा में भेज दिया जाता है और वृक्कीय शिरा इस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित कर देती है। अब देखो ये जो छन्नित्र आ जाता है, इस छन्नित्र में आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और अनावश्यक पदार्थ भी होते हैं। आवश्यक पदार्थों में ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और खनिज लवण है, ये आ जाते हैं, ठीक है? ये वृक्कीय नलिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वृक्क नलिका।
ये यहां पर कुंडलित होती है, तो इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर हेनले लूप बनाती है। ये क्या है? हेनले लूप या हेनले पास। ठीक है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये है आपके हेनले लूप, हेनले लूप। ये फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाती है। क्या बनाती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? संग्राहक नलिका से। इस प्रकार की ये संग्राहक नलिका होती है। ठीक है, इससे जुड़ी होती है। और ये संग्राहक नलिका जो होती है वो मूत्र वाहिनी में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्र वाहिनी में खुलती है। ये जो भाग होते हैं ये प्रत्येक नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नेफ्रॉन। संग्राहक नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है। संग्राहक नलिका में केवल मूत्र जो आता है वो मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। ये अपनी ओर की मूत्र वाहिनी में खुलती है। ठीक है, नेफ्रॉन में केवल दो ही भाग होते हैं, ओमेन संपुट और वृक्क नलिका। ठीक है ना। संग्राहक वाहिनी जो होती है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, संग्राहक वाहिनी। ठीक है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है दोस्तों, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये हेनले लूप है। इस हेनले लूप का ये वाला जो भाग है इसमें जो निस्यंद है वो नीचे की ओर आता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? अपवाही। ठीक है, इसको ऊपर की ओर जाने के कारण अभिवाही, अभिवाही। ठीक है ना, इसमें निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, तो यह है अपवाही नलिका, यह है अभिवाही नलिका। ठीक है, ये हो जाता है वृक्क की संरचना। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने अभी बताया कि जो सारा निस्यंद होता है वो किस में आता है? वृक्क नलिका में आता है। वृक्क नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया होती है। तो मूत्र के निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? मूत्र निर्माण 3 चरण होते हैं। नंबर 1 होता है निस्यंदन। क्या होता है? निस्यंदन। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। दूसरा भाग होता है, पहला निस्यंदन हो गया, दूसरा भाग इसका हो जाता है आपके पुनः अवशोषण। यहां पर जो भी आवश्यक पदार्थ इसके अंदर छनकर आ जाते हैं उनका वापस पुनरावशोषण होता है। तो यह पुनरावशोषण, पुनरावशोषण। और नंबर 3 होता है स्त्रवण। तो ये जो 3 चरण है ये मूत्र निर्माण की क्रिया के चरण है। सबसे पहले निस्यंदन तो कहां संपन्न होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में निस्यंदन की क्रिया होने के बाद, निस्यंदन में बताया था मैंने आपको क्या क्या छन जाते हैं। यहां निस्यंदन की प्रक्रिया में नंबर 1 तो आता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, फिर इसके साथ खनिज लवण, खनिज लवण, फिर यूरिया। ठीक है, इनमें से देखिए ये हमारे शरीर में आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है।
जबकि यूरिया हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो यहां पर जो पुनरावशोषण की क्रिया होती है, इसमें इन तीनों का तो पुनरावशोषण हो जाता है, जबकि यूरिया का पुनरावशोषण नहीं होता है। साथ में इसमें जल भी होता है, तो अधिकांश जो जल होता है उसका भी पुनरावशोषण होता है, इसका भी पुनरावशोषण होता है। ठीक है, तो यूरिया जो होता है पुनरावशोषण होने के बाद बच जाता है और कुछ जल बच जाता है, यही क्या होता है, मूत्र होता है। क्या होता है, मूत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो वृक्क में निस्यंदन, पुनरावशोषण और स्त्रवण की क्रिया होती है, इस दौरान प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन 1 मिनट में पूर्ण हो जाता है। मतलब प्रति मिनट वृक्क के द्वारा कितना निस्यंदन किया जाता है, निस्यंदन वृक्क के द्वारा लगभग 1000 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। कितना, 1000 से 1200 ml, 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके मूत्र निर्माण की क्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो 99% जो निस्यंद होता है उसका पुनरावशोषण होता है। 99% निस्यंद का पुनरावशोषण होता है, जबकि पुनरावशोषण किसका नहीं होता है, यूरिया का पुनरावशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना मूत्र निर्माण का कार्य हो जाता है। अब जब मूत्र निर्माण हो जाता है तो वो सारा का सारा मूत्र कहाँ डाल दिया जाता है, संग्राहक नलिका में डाल दिया जाता है, संग्राहक वाहिनी में डाल दिया जाता है। और ये संग्राहक वाहिनी अपनी ओर की मूत्रवाहिनी में खुलती है और यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय में बूंद बूंद करके मूत्र जमा हो जाता है। और जब मूत्र जमा हो जाता है तो मूत्राशय भर जाता है और मूत्राशय भरने के बाद में इस मूत्राशय में जो ऐच्छिक जो पेशियां होती है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे अपन इसको मूत्र को रोक सकते हैं, ठीक है ना। जब शंका होती है मूत्र त्यागने की तो हम कुछ देर के लिए मूत्र को त्याग भी सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण भी होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को जब प्राप्त होता है तो मूत्राशय में जो मूत्राशय अवरोधनी होती है उसमें शिथिलन पैदा होता है और शिथिलन पैदा होने के पश्चात ये मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। जो मूत्रण को संपादित करने वाली जो तंत्रिका होती है वो मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है, ठीक है। तो अब जो रक्त वृक्क के द्वारा पूरा साफ हो जाता है उसको ये जो वृक्कीय शिरा होती है वो पूरे शरीर में प्रवाहित कर देती है। तो दोस्तों ये अपना नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र का निर्माण पूर्ण हो जाता है, ठीक है। देखो उत्सर्जन में हमारे शरीर के बहुत से और भी भाग हैं उत्सर्जन तंत्र में जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे हमारी जो त्वचा होती है ये त्वचा भी अतिरिक्त खनिज लवणों का उत्सर्जन करती है, ठीक है। फेफड़े भी हमारे उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो अपशिष्ट के रूप में CO2 बनती है उसको शरीर से बाहर त्यागने का काम फेफड़े करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट और भी बनते हैं जैसे रक्त में पाए जाने वाले जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन और स्टेरॉइड हार्मोन ये जो होते हैं इनको मल के साथ में बाहर त्यागा जाता है। मल का जो पीला रंग आता है वो अपशिष्ट पदार्थों के कारण ही आता है। जो बिलीरुबिन जो वर्णक होता है जो यकृत में बनता है, कहां बनता है? यकृत में। उससे हमारे शरीर में जो पीलिया रोग होता है, रक्त में यदि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है, ठीक है ना। तो जो अपशिष्ट होता है इसको यदि आहार नाल के माध्यम से भी
यकृत में जो बनने वाले अपशिष्ट होते हैं उसको भी निकाला जाता है। तो ये भी हमारे कुछ सहायक उत्सर्जन अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा पूर्ण होती है। उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर में जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।